तो दोस्तों, मैं दिव्य त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका दिव्य पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास से हम लोग कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू कर रहे हैं। आज तक जितने भी स्टेट सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के मॉडर्न हिस्ट्री के, या फिर वो यूपीएससी का क्वेश्चन क्यों ना हो, हम सबको कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का टॉपिक, हम लोग टॉपिक वाइज आगे पढ़ रहे हैं, तो हमने पहला टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता दूं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का, तो ये आपको आगे चल के आसानी होगी चीज़ों को जानते और समझते हुए उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 1885 में आईएनसी की स्थापना हो चुकी थी। आईएनसी का गठन हो गया था। किसके द्वारा गठन हुआ था? तो एओ होम के द्वारा। अब इस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट को अगर हम समझेंगे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को अगर हम लोग समझें, इसी को हम लोग कहते हैं उदारवाद चरण, उदारवादी चरण, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण इसी को कहते हैं, मिलिटेंट फेज इसी को कहते हैं, या फिर लिबरल फेज मॉडरेट फेज को कहते हैं, और उग्रवादी फेज एक्सट्रीमिस्ट फेज को कहते हैं। अगर इसको हम लोग समझें तो शुरू का जो 20 साल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1885 से लेकर 1905 तक, इस 20 साल में इस पे जो लीड कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे? मॉडरेट्स थे। सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट का उदय अगर हम लोग मेन माने इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो 1905 के बाद, 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट होता है, तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट का जो था वो बहुत अहम रोल आ गया था। तो आइए हम लोग मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर को पहले जान लेते हैं कि मॉडरेट्स में कौन कौन लीडर थे और एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन लीडर्स है, और इनकी विचारधारा आखिर क्या थी। पहली चीज, चलिए अगर मैं मॉडरेट्स की बात करूं, मॉडरेट्स की, जो कि नरमपंथी आप कह सकते हैं इनको, या फिर जो उदारवादी लोग थे, इन लोगों के जो इम्पोर्टेंट लीडर थे उनमें कौन कौन शामिल थे? उनमें शामिल थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी उसमें थे। उसके बाद से उसमें थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, एमजी रानाडे थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन बोस थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, और बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए, इंपॉर्टेंट लीडर का नाम हमेशा याद रखिएगा। ये मॉडरेट्स के इंपॉर्टेंट लीडर थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, एमजी रनाडे हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, आनंद मोहन बोस हुए, डब्ल्यू सी बनर्जी हुए, और बदरुद्दीन तैयब जी हुए। देखो, इन लोगों की विचारधारा क्या थी? इन लोगों ने, जब इन लोगों की थिंकिंग ये थी कि जो ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटिशर इंडिया में थे, वो उनका रूल जो था, इन लोगों को उनके रूल पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। बहुत ज़्यादा भरोसा था। ये लोग ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर है वो कंप्लीटली जो है वो यहाँ से जाए। इनको कोई दिक्कत नहीं थी ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना सेल्फ लिमिटेड रूल चाहते थे। लिमिटेड रूल चाहते थे, लिमिटेड रूल। लिमिटेड रूल, क्योंकि इनको ब्रिटिश पे कहीं ना कहीं भरोसा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो ये अपना मांग रखेंगे उस मांग को पूरा करेगी। तो ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारे ऊपर शासन कर रही है तो करे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस हमारी मांगों को पूरा करे। और अगर इनकी मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग पिटीशन फाइल करते थे। पिटीशन फाइल करते थे, याचिका दायर करते थे, पिटीशन फाइल करते थे, या फिर बहुत ही स्मॉल लेवल पे, एकदम स्मॉल लेवल पे हल्का सा प्रोटेस्ट किया करते थे लोग, छोटा सा प्रोटेस्ट किया करते थे लोग, प्रार्थना किया करते थे लोग। इन लोग का जो अंग्रेजों से बात मनवाने की जो कॉन्सेप्ट था वो इसी पे बेस्ड था कि पिटिशन फाइल करना, प्रार्थना करना, मतलब कोई भी ये लोग बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे किसी भी बड़े लेवल पर। इन लोगों का लगता था कि अगर कुछ भी चीज़ चेंज करना है तो हम लोग अगर एक लेटर लिखेंगे और लेटर लिख के ब्रिटिशर के पास भेजेंगे, और ब्रिटिशर जो है उस बात को मान जाएंगे। और इनको हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ब्रिटिशर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, जो कॉलोनियल रूल था हमारे यहाँ, इनको उस कम्प्लीटली उस रूल को ये हटाना नहीं चाहते थे।
ये लोग अपना ही सेल्फ रूल चाहते थे, लेकिन किसके अंतर्गत? ब्रिटिशर के अंतर्गत ही चाहते थे, ब्रिटिशर के अंतर्गत ही चाहते थे। तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो कौन कौन थे? तो आप याद रखिए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम जी रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। इनको ब्रिटिशर के रूल पे बहुत भरोसा था। ये ब्रिटिशर से कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, ये सेल्फ लिमिटेड रूल चाहते थे। और अगर इनको कोई भी बात मनवानी हो ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर नहीं मानते थे, क्या करते थे? पेटिशन फाइल करते थे, प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे स्मॉल लेवल पे। इनकी यही था मेन कॉन्सेप्ट इनका, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करवाने का ब्रिटिशर से यही था। क्या करना? पेटिशन करना या प्रेयर करना, प्रार्थना करना। इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था ब्रिटिशर पे। अगर हम लोग बात करें, एक और इन लोगों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एक सेकेंड, इन लोगों का एक सेकेंड इरेज कर दो। इन लोगों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये लोग मैक्सिमम जो मॉडरेट्स थे, जो मैक्सिमम मॉडरेट्स थे, मैक्सिमम वो किस एरिया से आया करते थे? अर्बन एरिया से आया करते थे, शहरी एरिया से आए होते थे, पढ़े लिखे रहते थे, इनका जो बैकग्राउंड था वो ज़्यादा अच्छा था, जिसके चलते इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स थे, एडवोकेट्स थे, इंजीनियर्स थे। तो ये लोग पढ़े, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि समाज का जो सबसे नीचे वाला तबका था वो इन मॉडरेट में नहीं था। मॉडरेट में मैक्सिमम लोग कहाँ से थे? अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया से थे। तो ये लोग हमेशा, आप याद रखिएगा कि इनका तरीका क्या था। ब्रिटिशर, अगर ब्रिटिशर कोई भी बात, इनकी पॉलिसी नहीं मानती थी, तो मनवाने के लिए लोग क्या करते थे? लोग ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, या फिर पेटिशन फाइल करते थे, अभी मैंने बताया, या फिर प्रेयर करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मतलब संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मतलब संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स अपना जो कोई भी बात मनवाने के लिए ब्रिटिशर से, या फिर उनकी पॉलिसी क्या थी, कोई भी बात अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मांग रही है तो उनके सामने रखने की, तो लोग क्या करते थे? लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात हमारी माननी चाहिए, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे, नहीं तो पिटिशन करेंगे, नहीं तो प्रेयर करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं अब एक्सट्रीमिस्ट की, अब हम लोग आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज पे। अगर मैं वहीं पर बात करूं एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट की इंपॉर्टेंट लीडर जो थे, पहले लीडर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सट्रीमिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर, उनमें थे लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष। लाल बाल पाल मतलब, लाल मतलब लाला लाजपत राय, जैसे मैं आपको बताया हूँ। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष जो थे, एक्सट्रीमिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर थे। इनका सीधे कहना था कि हम लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे वो लार्ज स्केल पे करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे, बाइकआउट करेंगे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई बात नहीं मान रही है तो। इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? पैसिव रेजिस्टेंस का इन्होंने रास्ता अपनाया, निष्क्रिय प्रतिरोध का इन्होंने रास्ता अपनाया, याद रखिएगा। हमने अभी मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किया, इन्होंने पेटिशन किया, प्रेयर किया अपने बात बनाने के लिए। इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? मॉडरेट ने कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का अपनाया, पेटिशन का, प्रेयर का। लेकिन इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? इन्होंने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट करने का रास्ता अपनाया, बाइकआउट करने का रास्ता अपनाया, और पैसिव रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव रेजिस्टेंस का। तो सवाल आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों में से किसने रास्ता अपनाया था? पैसिव रेजिस्टेंस का। इसलिए हम लोग एक्सट्रीमिस्ट को नरमपंथी भी कहते हैं, क्योंकि इनका सीधा था कि लार्ज स्केल पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे अगर ब्रिटिशर जो हैं वो हमारा बात नहीं मानेंगे। इतना हमने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जाना। चलिए, उसके बाद भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
और गांधी जी के आने से पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी के आने से पहले कौन से ऐसे इवेंट्स थे, कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसके जिसके चलते एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे या फिर जो नेशनलिस्ट थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा जगी और उन्होंने सबसे ऊपर आके प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। तो आइए उस टाइम में, क्योंकि गांधी जी के आने के बाद तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जब 1915 में आए तो उसके बाद से बहुत लंबा मूवमेंट चला, लेकिन उससे पहले अगर बात किया जाए तो उसके बहुत सारे कॉज है, इवेंट है, जिसको जिसकी न्यूज़ इंडिया में आती थी, या जब लोगों को ये बात पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, तो लोग जो है अपने स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ब्रिटिश के खिलाफ किया, जिसमें से एक एक्सट्रीमिस्ट भी थे। जैसे कि 1898 में 1898 में इटली का इटली के अंदर इटली के अंदर इटली के अंदर कॉलोनियल रूल की डिफीट हो गई, कॉलोनियल रूल की वहाँ पे डिफीट हो गई, हार हो गई इटली के अंदर 1898 में। चाइना में क्या हुआ, चाइना में मूवमेंट चल रहा था, चाइना में मूवमेंट चल रहा था, बॉक्सर मूवमेंट, बॉक्सर बॉक्सर उसके बाद से आयरलैंड में भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, आयरलैंड में भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश के खिलाफ। और सबसे बड़ी न्यूज जो थी कि जापान और रसिया का वार चल रहा था, जापान और रसिया का वॉर चल रहा था, और उस मिलिट्री वॉर में क्या हुई, रसिया की जापान की क्या हुई, जीत हो गई। और ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में कि जापान, उतने बड़े कंट्री के खिलाफ जापान का जो जीत था, ये बहुत बड़ी बात थी। जब ये सारी चारों चीजें, जब इंडिया के लोगों को पता चली कि ऐसा भी हो सकता है, इन लोगों को हराया जा सकता है, तो बहुत ही जोर शोर से इंडिया में प्रोटेस्ट होना चालू हुआ था। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी के आने से पहले कौन से ऐसे कुछ इवेंट्स है जिसके चलते यहाँ के लोग इन्फ्लुएंस हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। वो था इटली में कॉलोनियल रूल का डिफीट, चाइना में इंपीरियलिस्ट के खिलाफ मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आयरलैंड में हुआ, और जापान का रसिया के ऊपर विजय। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मैंने आपको मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट का इंट्रो दे दिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्लाइड पे आते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का विरोध करने का तरीका क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडरेट्स थे वो किससे करते थे अपना, और उनका तरीका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का तरीका था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का तरीका था उनका, संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट करने का। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, नरमपंथी थे, उग्रवादी तरह चरण के थे, उन लोगों का क्या था, उन लोगों का पैसिव रेसिस्टेंस था, पैसिव रेसिस्टेंस। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किस फॉर्म में, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderate and extremist? ये IAS 2015 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन। देखिए जब ये एक्सट्रीमिस्ट फेज था, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था और मॉडरेट फेज था, और इसमें भी हम लोग स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट फेज को कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा उभर के है 1905 में। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो पॉलिसी लाई, बंगाल को विभाजन कर, बंगाल के पार्टीशन की, उस टाइम एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे और बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इमरजेंस कब हुआ परिणाम स्वरूप, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में ही इमरजेंस हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी और उग्रवादियों का उदय हुआ स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वदेशी मूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मॉडरेट जो लीडर थे, सबसे ज्यादा मॉडरेट लीडर थे वो कहाँ से आते थे, अर्बन एरिया से आते थे, अर्बन एरिया से, शहरी एरिया से। और यही जाके एक बैकड्रॉप बन जाता है मॉडरेट का कि बाद में एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उभर के आएंगे, क्योंकि ग्राउंडेड लेवल को समझ तो पाते थे, मॉडरेट लीडर जो थे वो ग्राउंडेड लेवल को, बेस के लेवल को समझ पाते थे कि सबसे नीचे स्तर पर क्या हो रहा है, फार्मर किसानों के साथ हो क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में या फिर ब्रिटिश काउंसिल में ये लोग बात अपनी उनके उनके लिए रख नहीं पाते थे,
ये लोग भरना प्रेस एक्ट के बारे में बात करते थे, भर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करते थे, ये लोग आर्म्स एक्ट के बारे में बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर्स के ग्राउंड लेवल पे बात वहां पे काउंसिल में रख नहीं पाते थे, जिसके चलते एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट का क्या हुआ, उदय हुआ। तो मॉडरेटर मैक्सिमम कहाँ से आते थे, अर्बन एरिया से आते थे, मैक्सिमम कहाँ से आते थे, अर्बन एरिया से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैसे मैं आपको पहले भी इंट्रो में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे हम लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे फैक्ट को डील करने की कोशिश करेंगे। चलिए डील करते हैं। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये किसने फॉर्म किया, किसने बनाया था, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है गोपाल कृष्ण गोखले, आप इसको याद रखिएगा। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इसके ऑब्जेक्टिव क्या था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका था एजुकेशन को प्रमोट करना। एजुकेशन को क्या करना? प्रमोट करना। एजुकेशन को प्रमोट करना। चलिए, अगर मैं आपसे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर कुछ मैं बात करूं कि आखिर गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, क्या थे, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। सबसे पहला फैक्ट आप जाने तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से इनके ऊपर गांधी जी ने एक बुक लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे। तो हम लोग क्या समझेंगे, हमने जाना कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी अपना उनको पॉलिटिकल गुरु मानते थे, और उनके ऊपर गांधी जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। अच्छा, जब दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, धन धन निष्कासन का जब सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, तो सारे इंडियंस को पता चल रहा था कि हाँ, हमारे यहाँ से धन ले जाया जा रहा है। तो क्या किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर से कहा कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इंडिया में, उसका हमें जांच करवानी है। जितना भी एक्सपेंडिचर इंडिया में हो रहा है उसका हमें क्या करवाना है? जांच करवाना है। और इस बात को क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट? मानती है। इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? मानती है। और 1892 में एक आयोग का गठन करती है, इसका नाम क्या रहता है? जिसका नाम बेल्बी आयोग होता है। बेल्बी आयोग जिसका नाम होता है, बेल्बी कमीशन। और इस बेल्बी कमीशन में, इस बेल्बी कमीशन में आईएनसी के दो सदस्यों को बुलाया जाता है। इस बेल्बी कमीशन में आईएनसी के दो सदस्यों को बुलाया जाता है। पहले होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे होते हैं दिनेश वाचा। दिनेश वाचा। रिमेंबर, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं थे, सम्मिलित थे लेकिन फाउंडिंग मेंबर में नहीं थे। लेकिन जो दिनेश वाचा थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, याद रखिएगा। तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने अभी तक समझा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, जिन्होंने बुक लिखी थी, गांधी जी ने उनके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। उसके बाद से आईएनसी ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही थी उसका जांच करवाने को के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कही, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस बात को एक्सेप्ट किया और 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेल्बी कमीशन का आयोग किया। और उस बेल्बी कमीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को रखा, जिसमें से एक गोपाल कृष्ण गोखले थे और दूसरे दिनेश वाचा थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की इन्होंने स्थापना की थी। और इनका न्यूज़पेपर आता था डेली जिसका नाम था हितवाद। और ये हितवाद न्यूज़पेपर आज भी आता है द हितवाद के नाम से। इनका न्यूज़पेपर कौन सा था? किस न्यूज़पेपर के फाउंडर थे? हितवाद। हितवाद न्यूज़पेपर के फाउंडर से आज भी ये न्यूज़पेपर द हितवाद के नाम से आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, Who among the following was not an extremist national leader? इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट नेशनल लीडर नहीं था? चलिए, बिपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट से आपको पता है, लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट से आपको पता है। देखिए यहाँ पे गलती से आंसर भी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे। बाल गंगाधर तिलक जो है वो भी
एक्सट्रीमिस्ट थे। कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, अभी हमने पढ़ा, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो क्या थे? वो मॉडरेट थे, हमने शुरू में पढ़ा भी था। तो बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये तो एक्सट्रीमिस्ट तीनों थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हु एक्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पेटिशन एंड प्रोटेस्ट? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचिका और विरोध की राजनीति का अभ्यास करने का आरोप लगाया? किसने लगाया? ये लगाया आपका बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि जो कांग्रेस है याचिका, प्रार्थना और विरोध की राजनीति का अभ्यास कर रही है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि जो कांग्रेस है वो प्रार्थना, याचिका या विरोध की राजनीति का अभ्यास कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक से थे, वो गर्मपंथी से आते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर से आते थे, तो उनको जो मॉडरेट का जो थ्योरी था, रूल था, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट थे, जिसके चलते बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड एम्फेसाइज ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया? यूपी पीसीएस में 2016 का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1904 के बाद से लगातार भारत को स्वशासन देने पर जोर दिया? अच्छा, शुरू से आप याद रखेंगे एक चीज, जो मॉडरेट थे वो पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे, वो लिमिटेड स्वराज की बात करते थे, लिमिटेड स्वराज की बात करते थे। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने 1904 में पूर्ण स्वराज की बात की है, और दादा भाई नौरोजी क्या थे? वो एक मॉडरेट थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मॉडरेट थे, क्योंकि शुरू में ही मैक्सिमम जो मॉडरेट्स की थिंकिंग थी, उनकी पूर्ण स्वराज की थिंकिंग नहीं थी, उनकी लिमिटेड स्वराज की थिंकिंग थी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो शुरू से ही पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात करने वाली, मांग करने वाली कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इस बात को आप ऐसे समझेंगे। 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे, जिनके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे, उनमें गांधी जी ने डिमांड किया सेल्फ रूल का, सेल्फ रूल का डिमांड किया, स्वराज का डिमांड किया। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इन्होंने डिमांड किया। लेकिन उससे पहले 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और उन्होंने वहां पर भी पहली बार स्वराज की मांग की थी, और तब से लेकर 1906 तक उन्होंने स्वराज की मांग लगातार की। तो याद रखिएगा, 1904 से लेकर लगातार स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए, हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? यूपी लोअर स्पेशल में आया हुआ 2008 का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षावर्ती स्थान किसने कहा था? भिक्षा मांगने वाली इंस्टीट्यूशन किसने कहा था? याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी को, सॉरी आईएनसी को बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था अरविंदो घोष ने। याद रखिएगा, और आपको पता है कि अरविंदो घोष भी थे, वो किस सेक्टर से आते थे, किस पंथी से आते थे? तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट पंथी से आते थे। इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम मॉडरेट की जो थिंकिंग थी, जो एक्सट्रीमिस्ट की थिंकिंग थी, वो बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। क्योंकि मॉडरेट जो थे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन से हमारा काम हो, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पैसिव रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की भावना से चाहते थे कि उनका काम हो। इसी के चलते इन्होंने क्या कहा था कि जो इंडियन कांग्रेस है वो बेगिंग इंस्टीट्यूट है। किसने? अरविंदो घोष ने कहा था। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद चरमपंथियों का वर्चस्व हो गया। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, उनका वर्चस्व कब हुआ? उनका वर्चस्व कब हुआ? वो कब एकदम हाईली, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हाईली प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। हाईली प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट करना, मैंने आपको बता दिया था कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जब बंगाल का पार्टीशन किया, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। और वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन में 1905 नहीं है, नियरेस्ट कौन सा है? 1906 है, यानी 1906 इज द राइट आंसर। तो कब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अपने हाईएस्ट
प्रोटेस्ट पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना बहुत ही अपर लेवल पे स्टार्ट कर दिया। वो 1905 या 6 में जबकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले ही एक्सट्रीमिस्ट थे, स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले ही एक्सट्रीमिस्ट थे। जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसको नोट कर लेंगे आप, जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट 1905, उसमें लाल, बाल, पाल तीनों थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर थे और बिपिन चंद्र पाल। और इसको लीड कौन कर रहे थे? यही लीड कर रहे थे अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो थे वो लीड कर रहे थे। तो याद रखिएगा, अरबिंदो घोष इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर इन एक्सट्रीमिस्ट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए, अगर मैं आपसे अरबिंदो घोष के बारे में कुछ बात कहूं, अरबिंदो घोष के बारे में अगर मैं कुछ बात कहूं आपसे, अरबिंदो घोष 1905 में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया, स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने लीड किया। इनके बारे में अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं तो ये मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के। ये इनका अरेस्ट हो गया था 1908 में। 1908 में अरेस्ट हो गए थे। कहाँ हुए थे? तो मडिकटुल्ला गार्डन में, मडिकटुल्ला गार्डन में रेड हुई थी और वहां ये अरेस्ट हुए थे। मडिकुल्ला गार्डन में रेड हुई थी और यहाँ ये क्या हुए थे? अरेस्ट हुए थे 1908 में। इनको क्या हुआ? इनको 1 साल की जेल हुई, इनको 1 साल की जेल हुई, लेकिन फिर इनको छोड़ दिया गया, इनको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। क्यों? लैक ऑफ एविडेंस के चलते, लैक ऑफ एविडेंस के चलते इनके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं था। फिर बाद में इन्होंने खुद जो है वो संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया पॉलिटिक्स से। इन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और ये कहाँ चले गए? पौंडीचेरी में रहने चले गए, पौंडीचेरी में रहने चले गए। तो ये है अरबिंदो घोष की कहानी। अरबिंदो घोष को अगर मैं समराइज करूं आपको तो अरबिंदो घोष क्या थे? अरबिंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने 1905 के स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया था। 1908 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है मडिकटुल्ला गार्डन में, जहां पे मडिकटुल्ला गार्डन में रेड हुई थी। फिर इनको 1 साल की जेल होती है, बट उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एविडेंस की कमी थी। फिर इन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया उसके बाद, और ये पौंडीचेरी में जाके रहने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? एक्सट्रीमिस्ट विंग से कौन है? तो आप देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सब किससे थे? ये मॉडरेट से थे, ये मॉडरेट से थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन था? सिर्फ अरबिंदो घोष, अभी हमने पढ़ा कि एक्सट्रीमिस्ट थे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हु इज पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब? शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? चलिए, शेरे पंजाब मैं आपको इससे पहले इंडियन कांग्रेस का जो सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा था इससे पहले, उसमें मैं आपको बता चुका था कि शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आ चुका है। लेकिन आइए थोड़ा सा और लाला लाजपत राय के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, इसमें शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को अगर मैं और आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता था, शेरे पंजाब भी कहा जाता था, और इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। याद रखिएगा, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इनके जो जो इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैजिनी। मैजिनी क्या थे? तो ये इटली के लीडर थे। तो लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? मैजिनी, मैजिनी थे, जो कि मैजिनी क्या थे? वो इटली के लीडर थे। इन्होंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी हुई थी और इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, और इन्होंने इनके बायोग्राफी का ट्रांसलेशन भी करवाया था। इन्होंने इनके बायोग्राफी का ट्रांसलेशन भी करवाया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द ड्यूटी ऑफ मैन, द ड्यूटी ऑफ मैन, जो कि किसकी बुक थी? मैजिनी की बुक थी। ड्यूटी ऑफ मैन किसकी बुक थी? मैजिनी की। इसको इन्होंने किस में करवाया था? उर्दू में ट्रांसलेट करवाया था, उर्दू में ट्रांसलेट करवाया था। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इनके जो गुरु थे, जो ये गुरु मानते थे, जिनको मजनी को मानते थे, मजनी कहाँ के थे? तो एक इटली के लीडर थे। मजनी की एक बुक थी द ड्यूटी ऑफ मैन, उसको इन्होंने क्या किया था? उर्दू में ट्रांसलेट किया था। अगर लाला लाजपत राय के बारे में अगर और सारी अब बात जाने तो शुरू में अमेरिका रहते थे, शुरू में कुछ साल अमेरिका रहे। फिर अमेरिका से जब ये लौटे तो ये पॉलिटिशियन बन के लौटे, एक पॉलिटिशियन बन के अमेरिका से लौटे। इन्होंने बहुत सारी बायोग्राफीज लिखी हैं।
इन्होंने किसी किसकी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है लॉर्ड कृष्णा की, लॉर्ड कृष्णा की इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, इन्होंने शिवाजी की बायोग्राफी लिखी है, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी लिखी है, इन्होंने मजीनी की भी बायोग्राफी लिखी है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, और इन्होंने ग्रिबाल्डी की भी बायोग्राफी लिखी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय ने किनके किनके बायोग्राफी जो है वो लिखी है, तो उन्होंने किसकी, लॉर्ड कृष्णा की बायोग्राफी लिखी है, शिवाजी की बायोग्राफी लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी लिखी है, मजनी की बायोग्राफी लिखी है और ग्रिबाल्डी की बायोग्राफी लिखी है। उसके बाद से और इनके कुछ अपने भी इंपॉर्टेंट जो है वो बुक है, जैसे कि इनके इंपॉर्टेंट बुक में मैंने आपको बताया था पिछले बार, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डेपुटेशन, डेपोटेशन, द स्टोरी ऑफ माई डेपोटेशन। याद रखिएगा, इन्होंने अपनी भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई, द स्टोरी ऑफ डेपोटेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इन्होंने कहा इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि एक हमेशा पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होता है, एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होता है, एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होता है कांग्रेस का, उसको इन्होंने क्या कहा कि ये एजुकेटेड क्लास का, एजुकेटेड क्लास का एक नेशनल फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये भी एक्सट्रीमिस्ट विंग से बिलोंग करते थे, इनकी भी विचारधारा जो थी वो उग्रवादी चरण की थी, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष की तरह। तो शुरू में जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, इनकी थिंकिंग मैच नहीं करती थी। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि शुरू में कि जो मॉडरेट्स थे और मैक्सिमम अर्बन एरिया से आते थे, तो उसमें ज़्यादातर एडवोकेट, डॉक्टर्स और बहुत पढ़े लिखे लोग थे और पैसे वाले लोग थे। तो इन्होंने क्या कहा, उस सबको देखते हुए कि जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो एजुकेटेड क्लास का कॉन्फ्रेंस है और एक नेशनल फेस्टिवल है। एजुकेटेड क्लास का क्या है, एक नेशनल फेस्टिवल है। चलिए, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात इनके बारे में हमें जानना चाहिए दोस्तों, कि 1928 में 1928 में आई थिंक 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ हो जाती है, तो ये साइमन कमीशन जो भारत में आया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो भारत में आया था, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, और उनकी लाठीचार्ज की वजह से इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जब ये लाठीचार्ज इनके ऊपर हुई थी और जब ये हॉस्पिटल में थे, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, इन्होंने कहा था कि एवरी स्टिक ऑन माई बॉडी विल वर्क लाइक नेल इन द ब्रिटिशर कॉफिन। मेरे ऊपर जितना भी लाठी चार्ज हुआ है, इन्होंने कहा था, वो हर एक लाठी नेल का काम करेगी, नेल मतलब किल का काम करेगी ब्रिटिश के कफन में, ब्रिटिशर के कफन में, ब्रिटिशर के कफन में। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा स्टेटमेंट। क्या कहा था कि जितना भी लाठी चार्ज मेरे ऊपर हुआ है, वो सारे लाठी चार्ज एक नेल का काम करेगा, किल का काम करेगा ब्रिटिशर के कफन में। यहीं से, और इनको मरवाने में, क्योंकि इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाने में सैंडर्स जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, सैंडर, याद रखिएगा दोस्तों, सैंडर जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था सैंडर्स का। और जो कि लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से थे और भगत सिंह भी वहीं से थे। तो उसके बाद से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बाद में क्या कर देंगे, सैंडर्स की हत्या कर देंगे। उसी का बदला लेने के लिए क्या कर देंगे, सैंडर्स की हत्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे। कौन मर्डर कर देगा, भगत सिंह, याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो यहां से आप मैच कर सकते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन ये आइडियल थे भगत सिंह के, और भगत सिंह इनसे इतना इंस्पायर्ड थे कि जब उनकी हत्या हुई तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जाकर सैंडर्स की भी हत्या कर दी उसके कुछ सालों बाद। और उसके बाद से भगत सिंह बहुत ही ज्यादा एडमायर करते थे लाला लाजपत राय को। तो आप देख सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी थे, अभी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये किस पीरियड में आते हैं, रेवोल्यूशनरी पीरियड में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से रेवोल्यूशनरी का भी उदय हो जाता है। तो खैर, बात की कहानी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो इतना लाला लाजपत राय के बारे में हमें जानना चाहिए था। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Who among the following was not associated with the moderates?
मॉडरेट से बिलोंग कौन नहीं करता था? तो मॉडरेट से मिलो फिरोज शाह मेहता मॉडरेट में थे, दादा भाई नौरोजी मॉडरेट में थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी मॉडरेट में थे, लाला लाजपत राय मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। लाला लाजपत राय भी हमने पढ़ा कि मॉडरेट नहीं एक्सट्रीमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? कौन इसमें से मॉडरेट नहीं है? मॉडरेट नहीं है यानी क्या है? वो एक्सट्रीमिस्ट है। तो यूपी पीसीएस प्री 1995 का क्वेश्चन है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो क्या थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो मॉडरेट थे नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? मैंने आपको अभी बताया कि जो मैजिनी थे, मैजिनी, वो लाला लाजपत राय के क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु आप इनका पॉलिटिकल गुरु मानते थे। इन्होंने इनकी बायोग्राफी द ड्यूटी ऑफ मैन को उर्दू में ट्रांसलेट भी किया था। तो कौन होगा? मैजिनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, समझेंगे इस बात को ध्यान से। यूपी पीसीएस 1985 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के पिता के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के पिता के रूप में जाना जाता है? अब देखिए क्या हुआ, जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि आपको पता है कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो एकदम प्रतिरोध, एकदम विरोध करते थे वो ब्रिटिश का। ये हमेशा ब्रिटिश के पॉलिसी के अगेंस्ट रहते थे, हमेशा ब्रिटिश के पॉलिसी के अगेंस्ट। और यूं आप कह सकते हैं कि इन्होंने ब्रिटिशर के नाक में दम कर दिया था, इन्होंने ब्रिटिशर के नाक में दम कर दिया था। और बाल गंगाधर तिलक के बदौलत ही, बाल गंगाधर तिलक के ही बदौलत ही क्या हुआ था कि जो मॉडरेट लोग थे कांग्रेस के, जो शुरू में ब्रिटिश की पॉलिसी पे बिलीव करते थे, ब्रिटिश की पॉलिसी पे बिलीव करते थे, बाल गंगाधर तिलक की वजह से ही वो लोग ब्रिटिश की पॉलिसी को क्या करने लगे? क्रिटिसाइज करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। इससे क्या होने लगा? ब्रिटिशर को दिक्कत होने लगा। मतलब इन्होंने समझिए कि इन्होंने ब्रिटिशर को हर तरीके से नाक में दम करके रखा था। क्या किया था? हमेशा ब्रिटिश के पॉलिसी के अगेंस्ट जाते थे और इनके वजह से ही जो कि मॉडरेट शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे वो ब्रिटिश के पॉलिसी का समर्थन करते थे, बाद में वही ब्रिटिश के पॉलिसी का क्या करने लगे? क्रिटिसाइज करने लगे। और इसी की वजह से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इसी की वजह से ब्रिटिश सर जो थे इनको पसंद नहीं करते थे। इनकी दो, मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनके दो न्यूज़पेपर चलते थे, मराठा और ये पहला है, और दूसरा कौन सा? मराठा और केसरी। याद रखिएगा दोस्तों, जो मराठा है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये नहीं कि नाम मराठा है तो मराठी न्यूज़पेपर होगा, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। लेकिन जो केसरी है, केसरी जो थी वो मराठी न्यूज़पेपर थी। तो ये जो इनके जो दो न्यूज़पेपर थे, मराठा और केसरी, इनमें डे बाई डे ब्रिटिश के पॉलिसी का विरोध करते थे। ब्रिटिश कुछ भी गलती करते थे तो ब्रिटिशर इनसे परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। इनको बहुत बार जेल भी किया गया, इनको 6 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 6 साल के लिए भी जेल किया गया। ठीक है, 2-3 बार ये जेल जा चुके थे। तो ये जब भी जेल से बाहर आते थे, जब जेल से बाहर आए तो ये हीरो लोगों के सामने बन चुके थे, ये हीरो लोगों के सामने ये हीरो बन चुके थे। लाला लाजपत राय, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने और क्या क्या किया? इन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया, गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया, शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया, शिवाजी के नाम पे फेस्टिवल स्टार्ट किया। जिसके चलते बहुत लोग खुश नहीं भी होते हैं कि इन्होंने कम्युनिटी को बेस बनाकर और इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, बट एक तरीके से सही भी था। तो इन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया, शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया। फिर क्या होता है कि ये सब चीज देखते हुए एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल, याद रखिएगा, वैलेंटाइन चिरोल, जिसने क्या किया, क्या कहा इन्होंने, इनको कह दिया उसने कि ये क्या है? ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट है, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट है। तो किसने कहा? हो वैलेंटाइन चिरोल ने। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये पता चली बात बाल गंगाधर तिलक को, तो ये चले गए लंदन। लंदन चल के इन्होंने डिफेमेशन केस कर दिया वैलेंटाइन चिरोल पे, डिफेमेशन केस कर दिया वैलेंटाइन। लेकिन हालांकि वहां उस डिफेमेशन केस में वहां पे हार गए, लेकिन वो कहाँ चले गए थे? वैलेंटाइन चिरोल पे केस करने के लिए डिफेमेशन केस लंदन चले गए थे, लेकिन हालांकि वहां पर हार गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनके बारे में बात कर रहे थे। एक चीज और इनके बारे में याद रखना दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मैं इसके बारे में लिखा दूं
कि जब 1908 में इनको जेल होती है 6 साल के लिए, 6 ईयर की, जब 1908 में जब इनको जेल होती है तो इनको कहाँ भेजा जाता है? इनको बर्मा के मांडले जेल में भेजा जाता है। बर्मा आज के म्यांमार में बर्मा के मांडले जेल में भेजा जाता है, मांडले जेल में भेजा जाता है। और वहां पे जाके इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वहां पे जाके इन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य। गीता रहस्य भी इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य वहां पे जाके लिखी थी। और जैसे ये मांडले जेल में गए तो बम्बई के सारे भी टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर थे, टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर थे उन सब ने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया था। उन सब ने क्या कर दिया था? स्ट्राइक कर दिया था। तो याद रखिएगा 1908 में जब इनको 6 साल का सजा दिया जाता है, मांडले जेल में भेजा जाता है, तो वहां पर उन्होंने एक बुक लिखी थी, गीता रहस्य नाम की जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी। और जैसे वो जेल गया वैसे टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर थे मुंबई के, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये लोगों के सामने हीरो बन गए थे बहुत जल्दी ही। तो सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, इसलिए इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक। एक चीज आप याद रखेंगे, जो लोकमान्य तिलक का जो टाइटल है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं दिया गया है। बहुत सारे इवेंट होते गए और इनको लोकमान्य तिलक का टाइटल जो है वो लोगों के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या जाना? बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने जाना कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनके 2 न्यूज़पेपर थे, मराठा और केसरी। मराठा जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था और केसरी जो था वो मराठी न्यूज़पेपर था, जिसमें हमेशा डे बाय डे न्यूज़पेपर में ब्रिटिश के अगेंस्ट की पॉलिसी के बारे में लिखा करते थे, जिसके चलते ब्रिटिशर के नाक में इन्होंने दम कर दिया था। इसके लिए इनको बहुत बार जेल भी हुई है। वैलेंटाइन चिरल ने इन्हें फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा है, जिसके चलते इन्होंने उससे गुस्सा होकर लंदन चले गए, उस वैलेंटाइन चिरल पर केस कर दिया, हालांकि वहां पर हार गए। फिर 1908 में इनको 6 साल की जेल होती है बर्मा के मांडले जेल में, जहां पर इनको गीता रहस्य की बुक लिखते हैं। और जैसे ही जेल जाते हैं, महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मिल वर्कर ने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया। एक चीज और याद रखिएगा, जब ये 1908 में जेल जाते हैं मांडले में, तो इनके साथ एक और इनके साथ जेल भेजा जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को जेल भेजा जाता है। लाला लाजपत राय को जेल इनके साथ भेजा जाता है। एक चीज याद रखिएगा फैक्ट के साथ, इनके साथ लाला लाजपत राय को भी जेल भेजा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को मुझे नहीं लगता कि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑप्शन क्या होगा? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक? लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, after the sentence of B.G. Tilak, following had pleaded of the mercy and said, my interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar. देखिए, बीजी तिलक के सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की याचना की थी और कहा था कि तिलक में मेरी रुचि संस्कृत के विद्वान की है? देखिए, मैक्स मुलर एक स्कॉलर थे। मैक्स मुलर क्या थे? एक स्कॉलर थे। और जैसे ही बाल गंगाधर तिलक को जेल होती है, तो ये कहते हैं कि मेरी रुचि तिलक में है। और तिलक जो है मेरे नजर में तिलक जो है एक महान संस्कृत स्कॉलर है। और इनको क्या कर दिया जाए? इनको छोड़ दिया जाए। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। याद रखिएगा, मैक्स मुलर ने कहा था। क्या कहा था? कि तिलक में मेरी रुचि संस्कृत की विद्वान की है, इसकी वजह से उनको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। उत्तराखंड पीछे 2010 का क्वेश्चन है कि विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वाज गिवन 6 ईयर जेल पनिशमेंट? मैंने अभी बताया कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल होती है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने साल की? 6 साल की। अभी मैंने बताया 6 साल की जेल हुई थी। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान चरमपंथी विचारधारा को परिभाषित किया है? विच ऑन द फॉलोइंग डिफाइन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? देखिए, आईएस 1998 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 1998 का क्वेश्चन। देखिए, यूपीएससी यही काम करता है, आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर आप स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएगा अच्छे से तो बना नहीं पाइएगा। देखिए, क्या जो एक्सट्रीमिस्ट थे क्या वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे और लोगों को अवेयर करते थे कि नहीं हमें ऐसे अवेयर होना है और हमें ऐसे प्रोटेस्ट करना है? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या वो एजुकेशन देके कहते थे कि लोगों को अवेयर करना है? नहीं, ये भी नहीं था। क्या वो ग्रुप बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे और बोलते थे कि मिलिट्री रिवोल्ट करना है? ये भी नहीं था। तो क्या था कि लोग एग्रेसिवली क्या करते थे? रिवोल्ट करते थे। एग्रेसिवली मीन्स प्लेस ऑफ पिटिशन की जगह पर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की तरफ को क्या करते थे? एग्रेसिवली किसी भी बात को अपना रखते थे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात को क्या करते थे? एग्रेसिवली रखते थे, ना कि पिटिशन और ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से। तो ऑप्शन बी इज द राइट
आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक, यूपीपीसी तो का क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक बाज कम्युनिस्ट, क्या बाल गंगाधर तिलक कम्युनिस्ट थे? नहीं, वो कम्युनिस्ट नहीं थे। ही यूज द रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन। क्या उन्होंने रिलीजन को एक पॉलिटिकल वेपन बनाया? हाँ, रिलीजन को उन्होंने पॉलिटिकल वेपन बनाया था, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया था, गणपति फेस्टिवल या फिर शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था, जिसके चलते क्या हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल वेपन, रिलीजन को क्या बनाया, पॉलिटिकल वेपन बनाया लोगों को अवेयर करने के लिए। तो यस, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। उनको लोकमान्य तिलक कब से जाना जाएगा? तो ही बिकेम अ पॉपुलर टीचर, क्या वो पॉपुलर टीचर हुए तब से? ही स्टार्टेड पॉपुलर न्यूज़पेपर तब से? या फिर गवर्नमेंट ने जब उन्हें रैंड मर्डर केस में एक्यूज किया तब से? या फिर शिवाजी गणपति फेस्टिवल किया तब से? या फिर मोर देन वन दया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि किसी एक लोगों ने नहीं दी है, ये जब हीरो बन गए लोगों के सामने, जिसका बहुत सारा फैक्टर था, इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, ये बहुत बार जेल गए, ये डे बाय डे अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिश विरोधी बातें करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, गणपति फेस्टिवल ये सब इन्होंने, शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने चलाया। तो बहुत सारे कारण थे कि इनको लोकमान्य तिलक को उपाधि दिया गया। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। हालांकि अभी बीपीएससी में ऑप्शन ई जो है वो हट गया है, 4 ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उस टाइम जब ऑप्शन आया था तो ऑप्शन ई जो था वो क्या था, राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र किसने स्टार्ट किया था? अभी मैंने बताया गणपति फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। along with महात्मा गांधी, who amongst following did lift the bier of बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक की अस्थि महात्मा गांधी के साथ किसने, निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने उठाई थी? कौन से मुसलमान थे जिन्होंने उनके साथ उनकी अस्थि उठाई थी? तो कौन थे, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी के साथ कौन से ऐसे मुस्लिम, 2 मुस्लिम थे और जो कि उन्होंने उनका बायर उठाया था, वो कौन थे? वो थे शौकत अली, शौकत अली और सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचले। याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचले। तो इसमें सिर्फ शौकत अली है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि उस टाइम जो एलगी पढ़ा जाता है, एलगी मतलब मरने उपरांत कोई भी पोएम हो, सैड पोएम हो, सैड सॉन्ग हो, वो किसने गाया था उस टाइम? मौलाना हजरत मोहानी। किसने? मौलाना हजरत मोहानी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि हमने सारा जो प्रीवियस ईयर का अभी तक का स्टेट सिविल सर्विस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो हमने सब कुछ कवर कर लिया। यहाँ तक कि जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस या आईएएस का आए हुए क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपको अभी तक जितने भी डायमेंशन बन सकते थे मैंने उतने सारे क्वेश्चन निकाल के आपको बता दी। मैं हालांकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा मेन फोकस जो होगा वो सारे एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का भी होगा, क्योंकि बीपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है और बिहार में ऐसे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, उस पर फोकस रहेगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन करके वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।